तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2026 के लिए अर्थव्यवस्था पर आधारित क्विज। तो देखेंगे जो पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अनुग्रह भुगतान का सबसे अच्छा वर्णन करता है। विकल्प ए है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत गलत तरीके से हुई मृत्यु या चोट के लिए अदालत द्वारा आदेशित मुआवजा। विकल्प बी है कि सरकार या निजी संगठनों द्वारा बिना किसी कानूनी दायित्व के स्वेच्छा से किया गया सद्भावना भुगतान। विकल्प सी है कि पीएम किसान और पीएम जनधन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत एक निश्चित मासिक भुगतान। विकल्प डी है कि आपदा पीड़ितों को सरकार द्वारा दिया गया कानूनी रूप से अनिवार्य वित्तीय मुआवजा। तो अनुग्रह भुगतान की अगर हम बात करें तो यह स्वैच्छिक और विवेकाधीन होता है, जो कि न्यायालय द्वारा आदेशित मुआवजे या कानूनी रूप से अनिवार्य योजनाओं के विपरीत होता है। तो इसलिए यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि सरकार या निजी संगठनों द्वारा बिना किसी कानूनी दायित्व के स्वेच्छा से किया गया सद्भावना भुगतान को अनुग्रह भुगतान कहा जाता है। सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 2 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर रुपया डॉलर स्वैप नीलामी के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ये स्वैप रुपये को इंजेक्ट या अवशोषित करके बैंकिंग प्रणाली की तरलता में सुधार करते हैं। कथन दूसरा है कि ये मुद्रा की अस्थिरता को कम करके विनिमय दर को स्थिर करने में मदद करते हैं। स्वैप नीलामी का उपयोग आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सीधे तौर पर किया जाता है। बताना है इनमें से कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो कथन एक की बात करें तो कथन एक सत्य है कि ये जो स्वैप है ये रुपये को इंजेक्ट या अवशोषित करके बैंकिंग प्रणाली की तरलता में सुधार करते हैं, ठीक है। और दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन भी सत्य है कि ये मुद्रा की अस्थिरता को कम करके विनिमय दर को स्थिर करने में मदद करते हैं। तीसरे कथन की बात करें तो तीसरा कथन जो है ये गलत है, क्योंकि स्वैप नीलामी का उपयोग जो है ये तरलता और विनिमय दरों को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन इनका प्रयोग जो है आरबीआई सीधे तौर पर या मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपकरण के रूप में नहीं करती, ठीक है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। केवल दो कथन सही हैं, पहला और दूसरा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पारस्परिक टैरिफ की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। एक संरक्षणवादी नीति जो केवल कृषि उत्पादों पर लागू होती है, वैश्विक बाजारों में अत्यधिक सब्सिडी को रोकती है। विकल्प बी है कि विश्व व्यापार संगठन का एक सिद्धांत जो सदस्य देशों को सभी व्यापारिक साझेदारों पर समान टैरिफ लगाने का आदेश देता है। या विकल्प सी कि एक व्यापार नीति जिसमें एक देश अपने निर्यात पर अन्य राष्ट्रों द्वारा लगाए गए टैरिफ दरों के बराबर टैरिफ लगाता है। या फिर डी कि एक प्रणाली जिसमें देश आपसी आदान प्रदान में टैरिफ दरों को कम करने पर सहमत होते हैं, जिसे अधिमान्य व्यापार समझौते के रूप में जाना जाता है। तो बताना है कि पारस्परिक टैरिफ की अवधारणा का इसमें क्या सही विकल्प होगा। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि यह है कि व्यापार नीति है जिसमें एक देश अपने निर्यात पर अन्य राष्ट्रों द्वारा लगाए गए टैरिफ दरों के बराबर टैरिफ लगाता है, पारस्परिक टैरिफ की अवधारणा कहलाता है। तो सही विकल्प यहाँ का सी हो जाएगा, नंबर 3 का। और चौथा प्रश्न है कि फेडरल रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि फेडरल रिजर्व संयुक्त राज्य अमेरिका की केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली के रूप में कार्य करता है। दूसरा कथन है कि फेड उपभोक्ता ऋण और बंधक के लिए ब्याज दरों को सीधे नियंत्रित करता है। तीसरा कि फेडरल फंड्स रेट वह दर है जिस पर बैंक एक दूसरे को रातों रात धन उधार देते हैं। बताना है इनमें से कितना सही है, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं।
तो पहला कथन देखें, पहला कथन सत्य है कि जो फेडरल रिजर्व है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली के रूप में कार्य करता है। और जो फेडरल रिजर्व है इसकी स्थापना सन 1913 में यूएसए के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी, जिसमें मौद्रिक नीति, बैंकिंग पर्यवेक्षण और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारियां थीं। पहला कथन जो है सत्य है। दूसरा कथन ये गलत है कि फेड उपभोक्ता ऋण और बंधक के लिए ब्याज दरों को सीधे नियंत्रित करता है, क्योंकि जो फेडरल रिजर्व है यह उपभोक्ता ऋण और बंधक दरों को सीधे नियंत्रित नहीं करता है, बल्कि इसके विपरीत फेडरल फंड रेट्स जो है अन्य मौद्रिक नीति उपकरणों के नियंत्रण के माध्यम से उन्हें प्रभावित करता है। तो दूसरा कथन जो है गलत है। कथन 3 की बात करें कि फेडरल फंड्स रेट वह है जिस दर पर बैंक एक दूसरे को रातों रात धन उधार देते हैं, यह सत्य है। तो ये अर्थव्यवस्था में अन्य ब्याज दरों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, इसलिए सही विकल्प बी हो जाएगा। केवल 2 कथन सही हैं। ठीक है, अगला है 5वां नंबर प्रश्न कि भारत में एंटी डंपिंग शुल्क यानी कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि एंटी डंपिंग शुल्क की सिफारिश करने का अधिकार व्यापार उपचार महानिदेशालय यानी कि डीजीटीआर के पास है। दूसरा कथन है कि शुल्क तब लगाए जाते हैं जब आयात की कीमत सामान्य मूल्य से कम होती है और इससे घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति होती है। बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से गलत है या है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों डी, न तो 1 नहीं 2। तो यहाँ पे दोनों सत्य हैं, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि नहीं 1 नहीं 2, कोई गलत नहीं है, दोनों सत्य हैं। ये जो डीजीटीआर यानी कि व्यापार उपचार महानिदेशालय की बात करें तो यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक नोडल एजेंसी है जो कि जांच करती है और वित्त मंत्रालय को एडीडी की सिफारिश करती है। तो पहला कथन सही है। दूसरा है कथन जो है ये भी सही है, क्योंकि एडीडी जो है तब लगाया जाता है जब किसी आयातित उत्पाद को उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर बेचा जाता है और ऐसे आयात से घरेलू उत्पादकों को नुकसान होता है, तब लगाया जाए। तो दोनों कथन सही है, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि कोई गलत नहीं है। और अगला है 6वां नंबर प्रश्न कि टोबिन टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह मुख्य रूप से बाजार में अस्थिरता को कम करने के लिए सट्टा स्टॉक ट्रेडिंग पर लगाया जाता है। और दूसरा कथन है कि मूलतः इसका प्रस्ताव ब्रेटन वुड्स प्रणाली के पतन के बाद विदेशी मुद्रा बाजार को स्थिर करने के लिए किया गया था। तीसरा कथन है कि भारत ने मुद्रा व्यापार पर टोबिन टैक्स का प्रत्यक्ष रूप लागू किया है। बताना है कितने सही हैं। केवल 1, केवल 2, तीनों या फिर कोई नहीं। तो पहला कथन देखिए, पहला कथन है कि यह मुख्य रूप से बाजार में अस्थिरता को कम करने के लिए स्टॉक ट्रेडिंग पर लगाया जाता है। तो गलत है, क्योंकि जो टोबिन टैक्स है ये विदेशी मुद्रा लेन देन पर लागू होता है, स्टॉक ट्रेडिंग पर नहीं, इसलिए पहला कथन जो है गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि मूलतः इसका प्रस्ताव ब्रेटन वुड्स प्रणाली के पतन के बाद विदेशी मुद्रा बाजार को स्थिर करने के लिए किया गया था। तो ये कथन सत्य है। और कथन 3 है कि भारत ने मुद्रा व्यापार पर टोबिन टैक्स का प्रत्यक्ष रूप लागू किया है। तो यह सत्य है, क्योंकि भारत जो है टोबिन कर नहीं लगाता है, लेकिन जो प्रतिभूति लेन देन कर जो है ये लगाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि केवल 1 यानी कि सिर्फ कथन 2 जो है ये सत्य है। टोबिन टैक्स की बात करें तो ये असल में विदेशी मुद्रा लेन देन पर लगाया जाने वाला एक कर है जिसका उद्देश्य अल्पकालिक सट्टा व्यापार को रोकना है। और इसका प्रस्ताव जो है 1972 में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन के द्वारा ब्रेटन वुड्स प्रणाली के पतन के बाद मुद्रा बाजार में उतार चढ़ाव के जवाब में दिया गया था। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की रेपो दर को अमेरिकी फेडरल फंड रेट से सबसे बेहतर ढंग से अलग करता है। तो पहला विकल्प है इसमें कि भारत में रेपो दर केवल सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों पर लागू होती है, जबकि फेड फंड्स जो है फेड फंड्स दर सभी बैंकों पर लागू होती है। विकल्प बी है कि भारत की रेपो दर आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले अल्पकालिक ऋणों पर लागू होती है, जबकि फेड फंड्स दर अमेरिका में रातों रात अंतर बैंक ऋण पर लागू होती है।
विकल्प सी है कि दोनों दरें एक ही उद्देश्य की पूर्ति करती हैं तथा उनमें कोई संरचनात्मक अंतर नहीं है। विकल्प डी है कि भारत की रेपो दर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नियंत्रित की जाती है, जबकि अमेरिकी फेड फंड दर केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे जो विकल्प बी है ये सही है कि भारत की रेपो दर जो है आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले अल्पकालिक ऋणों पर लागू होती है ना, जहाँ पर बैंक जो है सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपना गिरवी रखती हैं, जबकि जो फेड फंड्स जो हैं ये फेड फंड्स दर है ये अमेरिका में रातों रात अंतर बैंक ऋण पर लागू होती है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक व्यापार पर पारस्परिक टैरिफ के आर्थिक प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन करता है। बहुपक्षीय व्यापार समझौतों और विश्व व्यापार संगठन के नेतृत्व वाली वार्ताओं को बढ़ावा देता है, या वैश्विक कमोडिटी बाजार में मूल्य अस्थिरता को कम करता है, या राष्ट्रों के बीच टैरिफ मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करता है, या संरक्षणवाद और संभावित व्यापार युद्धों में वृद्धि होती है। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि संरक्षणवाद और संभावित व्यापार युद्धों में वृद्धि होती है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि कौन सी संस्था भारत में सॉवरेन ग्रीन ब्रांड यानी कि SGRB जारी करने को विनियमित और निगरानी करती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सेबी, वित्त मंत्रालय, या RBI। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे डी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये भारत में सॉवरेन ग्रीन ब्रांड जारी करने को विनियमित और निगरानी करती है। अब अगला देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न है कि रुपया डॉलर स्वैप नीलामी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह RBI को रुपये की तरलता को प्रभावित करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करने की अनुमति देता है। इसमें बैंकों द्वारा RBI को अमेरिकी डॉलर की प्रारंभिक बिक्री शामिल है, जिसके बाद पूर्व निर्धारित मूल्य पर पुनर्खरीद की जाती है। और विकल्प सी है कि इसका उपयोग मुख्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। विकल्प डी है कि यह RBI द्वारा तरलता प्रबंधन और रुपये को स्थिर करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण है। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, जो सही नहीं है कि इसका उपयोग मुख्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अब 11वां नंबर प्रश्न देखेंगे कि जेवंश विरोधाभास मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस आर्थिक प्रभाव से संबंधित है। उच्च कीमतों के कारण किसी संसाधन की बाजार मांग में कमी। विकल्प बी है कि दक्षता लाभ के बावजूद संसाधन की समग्र खपत में वृद्धि, या फिर विकल्प सी है कि संसाधनों की कमी और आर्थिक विकास के बीच सीधा संबंध। विकल्प डी है कि तकनीकी सुधारों के कारण किसी संसाधन की समग्र खपत में कमी। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि दक्षता लाभ के बावजूद संसाधन की समग्र खपत में वृद्धि। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कि मौद्रिक नीति समिति या MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि MPC की स्थापना वित्त अधिनियम 2016 के तहत की गई थी और यह RBI अधिनियम 1934 के तहत कार्य करती है। दूसरा, यह 6 सदस्यीय समिति है जिसमें RBI और भारत सरकार का बराबर प्रतिनिधित्व है। विकल्प 3 है कि MPC द्वारा लिए गए निर्णय अनुशंसात्मक हैं तथा RBI गवर्नर द्वारा अंतिम अनुमोदन के अधीन है। अब बताना है कि इनमें से कितने गलत हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो पहला कथन देखिए कि MPC की स्थापना जो है या मौद्रिक नीति समिति की स्थापना जो है वित्त अधिनियम 2016 के तहत की गई थी और यह RBI अधिनियम 1934 के तहत कार्य करती है, सत्य है। दूसरे कथन की बात करें, यह 6 सदस्यीय समिति है, तो ये भी सत्य है कि यह 6 समिति सदस्य हैं जिसमें RBI और भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि होते हैं। तो इसमें RBI के 3 RBI से 3 व्यक्ति होते हैं गवर्नर को मिलाते हुए, और भारत सरकार द्वारा नामित 3 बाहरी सदस्य होते हैं।
तो दूसरा कथन सत्य है। और तीसरा है कि जो एमपीसी द्वारा लिए गए निर्णय अनुशंसात्मक हैं तथा आरबीआई गवर्नर द्वारा अंतिम अनुमोदन के अधीन है। ये गलत है, क्योंकि ये जो एमपीसी के निर्णय होते हैं ये आरबीआई पर बाध्यकारी होते हैं। तो यहाँ पे गलत सिर्फ नंबर 3 है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा, केवल एक। और अब देखते हैं 13वां नंबर प्रश्न। 13वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिकल डाउन आर्थिक दृष्टिकोण के पीछे प्रमुख धारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है ना। ट्रिकल डाउन जो धारणा है इसका सबसे अच्छा वर्णन कौन सा आर्थिक दृष्टिकोण करता है। विकल्प ए है कि समान आर्थिक विकास के लिए राज्य संचालित पुनर्वितरण नीतियां आवश्यक हैं, या निम्न आय वर्ग को सरकारी सब्सिडी से सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, या फिर सी कि निम्न आय वर्ग के लिए आर्थिक लाभ समग्र विकास को बढ़ावा देता है, या डी कि शीर्ष स्तर पर धन सृजन से अंततः रोजगार सृजन और निवेश के माध्यम से निम्न आय वर्ग को लाभ होता है। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि शीर्ष स्तर पर धन सृजन से अंततः रोजगार सृजन और निवेश के माध्यम से निम्न आय वर्ग को लाभ होता है। तो सही विकल्प डी है ना। और अब चलते हैं 14वें नंबर प्रश्न की तरफ। 14वां नंबर प्रश्न है कि रेपो दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है कि रेपो दर में कमी से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति कम होती है। कथन 2 है कि कम रेपो दर उधार लेने की लागत को कम करती है, जिससे अधिक ऋण और खर्च को बढ़ावा मिलता है। तो कथन 1 देखेंगे हम, तो रेपो दर में कमी से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति कम होती है। तो सामान्यतः ये होता है कि रेपो दर में जो कमी है आमतौर पर उधार और खर्च को बढ़ाकर मुद्रास्फीति को बढ़ाती है। तो यहाँ पे कथन 1 जो है गलत हो जाएगा, कथन 1 गलत ही है। कथन 2 की बात करें कि कम रेपो दर उधार लेने की लागत को कम करती है, जिससे अधिक ऋण और खर्च को बढ़ावा मिलता है। तो दूसरा कथन जो है सत्य है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। अब 15वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 15वां नंबर प्रश्न है कि केंद्र सरकारी का मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्र सरकार का प्रभावी राजस्व घाटा परिसंपत्ति निर्माण के लिए उपयोग किए गए अनुदानों को छोड़कर सरकार के उपभोग व्यय को प्रभावी ढंग से दर्शाता है। कथन 2 है कि संघ द्वारा राज्य सरकारों को दिए गए अनुदान सहायता को केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है, भले ही उनका उपयोग सड़कों जैसी पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किया जाता हो। कथन 3 है कि प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा को सार्वजनिक व्यय पर रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। अब बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला है विकल्प ए है कि कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं और दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। तो देखिए कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है यहाँ पे, और कथन 1 की ये व्याख्या करते हैं, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम यानी कि एफआरबीएम एक्ट 2003 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह अधिनियम केंद्र सरकार को अर्थोपाय अग्रिम सुविधा के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई से उधार लेने से रोकता है। दूसरा, एस्केप क्लॉज केंद्र को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों या संरचनात्मक सुधारों जैसे कारकों के दौरान राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 0.5% तक पार करने की अनुमति देता है। बताना है इनमें से कौन से सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। तो यहाँ पे दोनों सही हैं। कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है, तो सही विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना राजकोषीय खिंचाव का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऐसी स्थिति, ये विकल्प है कि ऐसी स्थिति जहां उच्च ब्याज दरों के कारण सरकारी व्यय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने में विफल रहता है। बी, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मुद्रास्फीति आय को
उच्च कर ब्रैकेट में धकेल देती है, जिससे दर में वृद्धि के बिना सरकारी राजस्व में वृद्धि होती है, जो समग्र मांग पर दबाव डालती है। सी विकल्प है कि विधायी विलंब के कारण राजकोषीय नीति निर्णयों के कार्यान्वयन में देरी। विकल्प डी है कि ऐसी स्थिति जहां सरकार का ऋण बोझ इतना अधिक हो जाता है कि सारा राजस्व ब्याज भुगतान में खर्च हो जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि राजस्व खिंचाव का सबसे अच्छा वर्णन यह है कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा मुद्रास्फीति आय को उच्च कर ब्रैकेट में धकेल देती है, जिससे दर में वृद्धि के बिना सरकारी राजस्व में वृद्धि होती है और जो कि समग्र मांग पर दबाव डालती है, तो इसे राजकोषीय खिंचाव कहा जाता है ना। और डी विकल्प की बात करें तो ये ऋण जाल को संदर्भित करता है, जबकि जो विकल्प सी है ये मतलब विलंब को बताता है कि विलंब हो रहा है, जबकि जो ए है ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट को बताता है ना। तो अब अगला देखेंगे 18वां नंबर प्रश्न। 18वां नंबर प्रश्न है कि अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि विशिष्ट शुल्क वह कर है जो वस्तुओं की मात्रा, वजन या आयतन पर लगाया जाता है, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो। विकल्प कथन 2 है कि मूल्यानुसार शुल्क यानी कि एड वैलोरम ड्यूटी वह कर है जो माल के मूल्य के प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है। कथन 3 है कि उच्च मुद्रास्फीति की अवधि में विशिष्ट शुल्कों पर निर्भर रहने वाली सरकार मूल्यानुसार शुल्कों पर निर्भर रहने वाली सरकार की तुलना में कर राजस्व में उच्चतर प्राकृतिक वृद्धि देखेगी। बताना है इनमें से कितने कथन सही है। तो पहला कथन देखिए कि विशिष्ट शुल्क वह कर है जो वस्तुओं की मात्रा, वजन या आयतन पर लगाया जाता है, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, तो ये सत्य है। दूसरा कथन, क्योंकि जो विशिष्ट शुल्क है ये भौतिक इकाइयों पर लगाया जाता है, तो सही विकल्प पहला सही है। दूसरा विकल्प मूल्यानुसार शुल्क वह कर है जो माल के मूल्य के प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है, तो ये भी सत्य है ना। जैसे जो अभी कार पर जीएसटी 28% या कीमत के साथ प्रगतिशील होती है ना, तो दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा कथन कि उच्च मुद्रास्फीति की अवधि में विशिष्ट शुल्कों पर निर्भर रहने वाली सरकार मूल्यानुसार शुल्क पर निर्भर रहने वाली सरकार की तुलना में कर राजस्व में उच्चतर प्राकृतिक वृद्धि देखेगी, तो ये गलत है। क्योंकि होता ये है कि जब अगर मुद्रास्फीति होता है, कीमतें बढ़ जाती हैं और यदि कर जो है मूल्य के अनुसार है तो राजस्व स्वतः बढ़ जाता है, और यदि कर जो है जो विशिष्ट है, निश्चित राशि है, तो मूल्य वृद्धि के बावजूद जो है राजस्व स्थिर रहता है, जिससे जो वास्तविक राजस्व है उसमें गिरावट आती है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये नंबर 3 जो कथन है गलत हो जाएगा, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। केवल 2 कथन सही है, पहला और दूसरा, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अब 19वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 19वां नंबर प्रश्न है कि भारत में रोजगार लोच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि रोजगार लोच रोजगार में प्रतिशत परिवर्तन तथा सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। दूसरा कथन है कि नकारात्मक रोजगार लोच का तात्पर्य है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, अर्थव्यवस्था में नौकरियों की पूर्ण संख्या घटती जाती है। विकल्प 3 है कि कथन 3 है कि पिछले दशक के दौरान भारत के विनिर्माण क्षेत्र की रोजगार लोच 1.0 से ऊपर रही है, जो उच्च श्रम अवशोषण को दर्शाती है। बताना है इनमें से कितने सही हैं, केवल 1, केवल 2, तीनों या फिर कोई नहीं। तो पहला कथन देखिए, पहला कथन है कि रोजगार लोच रोजगार में प्रतिशत परिवर्तन तथा सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है, तो ये सत्य है, क्योंकि यह आर्थिक विकास के लिए रोजगार सृजन की प्रतिक्रियाशीलता को मापता है, तो इसलिए पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन कि नकारात्मक रोजगार लोच का तात्पर्य है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, अर्थव्यवस्था में नौकरियों की पूर्ण संख्या घटती जाती है, ये भी सत्य है।
कथन 3 की बात करें कि पिछले दशक के दौरान भारत के विनिर्माण क्षेत्र की रोजगार लोच लगातार 1.0 से ऊपर रही है। तो ये घट गलत है, क्योंकि भारत की जो समग्र रोजगार लोच है ऐतिहासिक रूप से घटती रही है ना। तो इसलिए ये नंबर 3 जो कथन है गलत है। सही सिर्फ 1 और 2 है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल 2 कथन सत्य हैं। अब 20वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 20वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय अर्थव्यवस्था में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को प्रेरित कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा वित्त पोषित राजकोषीय घाटे में उल्लेखनीय वृद्धि, या आपूर्ति पक्ष में झटके के परिणाम स्वरूप कच्चे तेल की कीमतों में वैश्विक स्तर पर वृद्धि हुई, या उपभोक्ता आशावाद में वृद्धि के कारण सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि हुई। अब सही बताना है कौन से हैं, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, या फिर 1 2 3। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि पहला कथन और तीसरा कथन सत्य है। ये मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को प्रेरित जो हैं ये कर सकते हैं केंद्रीय बैंक द्वारा वित्त पोषित राजकोषीय घाटे में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए, या फिर उपभोक्ता आशावाद में वृद्धि के कारण सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि हो जाए तब। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल 1 और 3। और प्रश्न नंबर 21वां है कि मजदूरी मूल्य चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। विकल्प ए है कि यह एक व्यापक आर्थिक फीडबैक लूप है जहां बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण उच्च नाम मात्र मजदूरी की मांग होती है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत बढ़ जाती है और मुद्रास्फीति को और बढ़ावा मिलता है। विकल्प बी है कि यह मुख्य रूप से मांग प्रेरित कारकों के बजाय लागत प्रेरित मुद्रास्फीति तंत्र से जुड़ा हुआ है। और विकल्प सी है कि सर्पिल यह मानता है कि क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए श्रमिक नाम मात्र मजदूरी के बजाय वास्तविक मजदूरी के लिए सौदेबाजी करते हैं। विकल्प डी है कि केंद्रीय बैंक अक्सर मुद्रास्फीति की उम्मीदों को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति को सख्त करते हैं, विशेष रूप से इस सर्पिल से जुड़े दूसरे दौर के प्रभावों को रोकने के लिए। तो मजदूरी मूल्य चक्र के बारे में सही बात बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि यह मुख्य रूप से मांग प्रेरित कारकों के बजाय लागत प्रेरित मुद्रास्फीति तंत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो है मजदूरी मूल्य चक्र के संबंध में सही नहीं है। ठीक है ना। अब प्रश्न नंबर 22 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 22 है कि जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल उपकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 कथन है कि वे वित्तीय साधन हैं जिनका दानदाताओं को तरलता प्रदान करने के लिए द्वितीयक बाजार में सार्वजनिक रूप से कारोबार किया जा सकता है। और कथन 2 है कि केवल सोशल स्टॉक एक्सचेंज के साथ पंजीकृत गैर लाभकारी संगठन ही जेडसी जेडपी उपकरण जारी करने के पात्र हैं, यानी कि जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल उपकरण जारी करने के पात्र हैं। और नंबर 3 कि इन उपकरणों पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, नहीं परिपक्वता पर मूल राशि का भुगतान किया जाता है, क्योंकि रिटर्न जो है पूरी तरह से सामाजिक प्रकृति का होता है। बताना है इनमें से कितना सही है, केवल 1, केवल 2, तीनों या फिर कोई नहीं। तो जो पहला कथन है ये गलत है कि ये वित्तीय साधन है जिनका दानदाताओं को तरलता प्रदान करने के लिए द्वितीयक बाजार में सार्वजनिक रूप से कारोबार किया जा सकता है, गलत है। दूसरा और तीसरा सही है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल 2। और प्रश्न नंबर 23वां है हमारा कि भारत में वाणिज्यिक पत्रों और जमा प्रमाण पत्र के बीच अंतर करने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वाणिज्यिक पत्र कारपोरेट और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किए जा सकते हैं, जबकि जमा प्रमाण पत्र केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और पात्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी किए जा सकते हैं। दूसरा कथन है कि किसी बैंक द्वारा जारी जमा प्रमाण पत्र के लिए न्यूनतम परिपक्वता अवधि 7 दिन है, जबकि वाणिज्यिक पत्र के लिए यह 15 दिन है। और कथन 3 है
कि दोनों ही दस्तावेज डीमैट रूप से जारी किए जाने चाहिए तथा उन पर स्टाम्प शुल्क लागू होगा। बताना है इनमें से कितने सही हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे तीसरा ही होगा कि मतलब पहला और दूसरा गलत है। तीसरा जो है सिर्फ यही सही है कि दोनों ही दस्तावेज जो हैं डीमैट रूप से जारी किए जाने चाहिए तथा उन पर स्टाम्प शुल्क लागू होगा। ठीक है, तो सिर्फ एक कथन सही है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल एक। और 24वां प्रश्न है हमारा, जो कि अंतिम भी है, कि भारत के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इस ढांचे में स्पष्ट रूप से परमाणु ऊर्जा उत्पादन और 25 मेगावाट से बड़े जल विद्युत संयंत्रों को पात्र हरित परियोजनाओं से बाहर रखा गया है। और कथन दो है कि ग्रीनियम शब्द का तात्पर्य उच्च प्रतिफल से है, जो निवेशक ग्रीन वॉशिंग के जोखिम के कारण नियमित सरकारी प्रतिभूतियों की तुलना में ग्रीन बॉन्ड रखने के लिए मांग करते हैं। बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कथन एक जो है ये सत्य है कि इस ढांचे में स्पष्ट रूप से परमाणु ऊर्जा उत्पादन और 25 मेगावाट से बड़े जल विद्युत संयंत्रों को पात्र हरित परियोजनाओं से बाहर रखा गया है। इसके अलावा यह जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण या तापन से सीधे संबंधित परियोजनाओं को भी बाहर करता है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि जो बॉन्ड की हरित शाख है उन परियोजनाओं से प्रभावित न हो जिनमें महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समझौते होते हैं। तो पहला कथन यहाँ पे सही है। दूसरे कथन की बात करें, ग्रीनियम शब्द का तात्पर्य उच्च प्रतिफल से, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रीनियम यानी होता है ग्रीन प्रीमियम, उस कम प्रतिफल या कम ब्याज दर को संदर्भित करता है जो कि जारीकर्ता नियमित बांड की तुलना में ग्रीन बॉन्ड पर देता है। इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है, सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल एक। तो साथियों, अर्थव्यवस्था संबंधित कॉन्सेप्ट को हमने इसमें क्लियर नहीं किया है। अगली वीडियो में जैसा आप कहें तो हम करेंगे ज़रूर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।